स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों 3 जनवरी 2014 ये एक ऐसा दिन था जब प्राइम मिनिस्टर होते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का ये आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस था और उस समय रिपोर्टर्स कई सारे टफ सवाल पूछ रहे थे क्योंकि आपको याद होगा यूपीए की सरकार के ऊपर कई करप्शन के भी चार्जेस लगे थे। तो यहाँ पर रिपोर्टर्स ने पूछा मनमोहन सिंह जी से कि आप अपने मिनिस्टर्स को क्यों नहीं रोक पाए या फिर आप उनको रोकने में नाकामयाब रहे। तो देखिए मनमोहन सिंह जी का जवाब था कि आई होप हिस्ट्री विल बी काइंडर टू मी। देखिए क्या है ना कि भले ही मनमोहन सिंह जी हमारे 10 साल तक प्राइम मिनिस्टर रहे हों, लेकिन अभी भी अगर आप देखोगे कहीं ना कहीं लोगों के जहन में या फिर आप कभी पढ़ते हो भारत के इतिहास के बारे में, इकोनॉमी के बारे में, तो हमेशा से उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है 1991 में, क्योंकि जब भी मैं इकोनॉमी भी पढ़ता हूँ या फिर पढ़ाता हूँ तो उस समय भारत कि आज़ादी के बाद अगर हम इकोनॉमी की बात करें, इंडियन इकोनॉमी की, तो उसको दो पार्ट में डिवाइड करके देखा जाता है, एक बिफोर 1991 और एक आफ्टर 1991। एक बदल गई, मतलब भारत की दिशा और दशा पूरी तरह से बदल गई थी, जो हम डिटेल में चर्चा करेंगे वीडियो में। लेकिन मैं आपको बता दूं, कल देर रात को एक बहुत दुखद खबर सामने आती है जब पता चलता है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी अब हमारे बीच नहीं रहे। 92 ईयर्स की आयु में वो हमें छोड़ कर गए और इसी को देखते हुए, क्योंकि ही इज वन ऑफ द हाईली रिगार्डेड पर्सन नॉट जस्ट इन इंडिया, पूरे दुनिया में अगर आप देखोगे चाहे कोई भी वर्ल्ड लीडर हो, उनको काफ़ी ज़्यादा मानता था। तो यहाँ पर इसको देखते हुए भारत सरकार के द्वारा 7 दिन का नेशनल मॉर्निंग डिक्लेयर किया गया है। नेशनल मॉर्निंग क्या होता है कि यहाँ पर अगले 7 दिन तक सभी जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं जहाँ पर झंडा फहराया जाता है, झंडा रहता है, तो वो आपका एकदम ऊपर नहीं रखकर उसको नीचे रखा जाता है, हाफ मास्ट जिसको कहते हैं। तो यहाँ पर नीचे रखा जाता है फॉर द रिस्पेक्ट ऑफ दैट पर्सन। और साथ ही साथ कोई भी अगर एंटरटेनमेंट अगर प्लानिंग की गई हो सरकार के द्वारा, ऑफिशियल एंटरटेनमेंट, तो उसको भी बंद कर दिया जाता है अगले 7 दिन के लिए। तो यहाँ पर उनके बारे में जाना काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी है। तो क्योंकि देखिए डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की जब हम बात करते हैं ना, ही इज़ वन ऑफ द नोटेड इकोनॉमिस्ट, ही इज़ टेक्नोक्रेट एंड साथ ही साथ आर्किटेक्ट ऑफ इंडियाज़ लिबरलाइज्ड इकोनॉमी के तौर पर जाने जाते हैं, जिन्होंने भारत को हाई ग्रोथ के पाथ पर ले गए। जो वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही थी उस समय, उससे निकालकर भारत को एक बेहतर दिशा दिलाई। यहाँ पर उनको एडमायर किया जाता है, सिर्फ फ्रेंड्स के द्वारा नहीं, उनके जो राइवल्स हैं, पॉलिटिकल राइवल्स, उनके द्वारा भी उनको काफ़ी एडमायर किया जाता है। डॉक्टर सिंह की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर कल खबर आती है कि दिल्ली में उन्होंने अपनी आखिरी सांसें ली। एम्स के डॉक्टर ने बताया कि उन्होंने अपने घर पर जो है उनका निधन हुआ है और 92 ईयर्स के वो थे। देखिए यहाँ पर उनका जो एक एरा है ना, उसको एंड ऑफ एन एरा के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि जिस कार्यकाल में उन्होंने काम किया है वो अपने आप में काफ़ी डिफरेंट था। मतलब भारत ने जो वो समय देखा, और आज की जनरेशन अगर आप देखोगे 90s किड्स और उसके बाद से आप देखिए, तो शायद वो आपको एक्सपीरियंस भी ना पाए अनटिल अनलेस आपने डिटेल में चीज़ों के बारे में पढ़ा ना हो। क्योंकि आज तो हमें बहुत अच्छे से चीज़ें दिखती हैं, कोई भी चीज़ें हम बाहर से मंगा लेते हैं, काफ़ी लिबरलाइज आपको दिखता है। लेकिन ये ऐसा सिचुएशन नहीं था। आप समझिए, एक घड़ी भी अगर आपको लेनी होती थी ना उस समय, तो कई महीनों और वर्ष भी वेट करना पड़ता था। तो सोचिए एक घड़ी लेने के लिए, एक गाड़ी अगर आपको लेना है तो यहाँ पर आप कलर डिसाइड नहीं कर पाते थे, कई समय तक वेटिंग होता था। वो सब हम चर्चा करेंगे। लेकिन देखिए एज अ फाइनेंस मिनिस्टर इन 1991 उन्होंने ग्राउंड ब्रेकिंग रिफॉर्म्स अपनाए थे भारत के लिए, और कहीं ना कहीं भारत को बैंकरप्सी से निकाला था और यहाँ पर भारत को एज अ इमर्जिंग ग्लोबल पावर के तौर पर पोजीशन किया था। उनकी जो विजनरी लीडरशिप थी, एक तरह से भारत के लिए मोस्ट क्रिटिकल फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर निकालने की थी, और उन्होंने अपनी जो छाप है वो कहीं ना कहीं इंडियन इकोनॉमी के ऊपर छोड़ी है। एंड देयर इज़ नो डाउट कि देखिए यहाँ पर जो जब वो फाइनेंस मिनिस्टर थे ना, तो उस समय प्राइम मिनिस्टर कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि एज अ पॉलिटिकल फिगर, क्योंकि जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे वो कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं थे और उनको क्रिटिसाइज भी किया जाता था उस समय 1991 में, लेकिन पीछे से पूरी बैकिंग मिली हुई थी पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा। और मैंने जितने बुक्स वगैरह पढ़े हैं उसमें यही बताया गया है उनके क्लोज एसोसिएट्स के द्वारा कि मनमोहन सिंह जी ने कई बार अपना रिजिग्नेशन भी ऑलमोस्ट दे दिया था पीवी नरसिम्हा राव जी को। लेकिन पीवी नरसिम्हा राव जी ने कहा कि आप चिंता मत करिए, कोई आपको कुछ भी बोले, पॉलिटिकल राइवल कुछ भी करें, आप डरिए मत, मैं आपके साथ खड़ा हूं। तो
दोनों की कहीं ना कहीं एक तरह से इम्पोर्टेंस है यहाँ पर हमारे जर्नी में, इंडियन इकोनॉमिक जर्नी में। लेकिन यहाँ पर स्पेशली जब हम बात कर रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की, तो बेसिकली क्या है कि भारत कई दशकों तक प्रोटेक्शनिस्ट की जो पॉलिसीज है वो अपनाते आ रहा था, तो उसको उन्होंने कहीं ना कहीं लूज किया है। और यहाँ पर जो फॉरेन रिजर्व हमारा गिर रहा था, इन्फ्लेशन लगातार बढ़ रहा था, फिजिकल डेफिसिट काफ़ी हाई हो गया था, तो नेशनल स्टेबिलिटी को हमारे लिए खतरा था। क्योंकि जब आप इकोनॉमिकली लूज होने लगते हो ना, तो चारों तरफ से आपको खतरा मंडराने लगता है। तो उनकी जो स्ट्रैटेजी थी वो यही थी कि हमें सॉवरेन डिफॉल्ट से बचाया जाए। सॉवरेन डिफॉल्ट का मतलब होता है कि मान लीजिए भारत सरकार ने कोई कर्ज लिया है और उसको हम पेमेंट कर पा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि अगर मान लो हमने डॉलर में लिया है तो डॉलर में पे करना होगा, लेकिन हमारे पास डॉलर ही नहीं बचा है तो हम क्या करेंगे। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल समय था, एंड इसी की वजह से कई बोल्ड रिफॉर्म्स यहाँ पर लेने पड़े थे। हमारा फॉरेक्स रिजर्व एकदम क्रिटिकल लो पर आ गया था, जो आजकल हम बात करते हैं ना, पाकिस्तान की यह हालत है, श्रीलंका की यह हालत हो गई थी, तो वो सिचुएशन भारत की थी। सिर्फ 10 से 15 दिन का ही हमारे पास रिजर्व बचा था, जिससे हम क्रूड ऑयल और बाकी की चीज़ें जो इंपोर्ट करा पाते हैं वो हो पाता था। लेकिन वहाँ से कहीं ना कहीं जो मेजर्स लिया गया डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के द्वारा, वो काबिले तारीफ थी। यहाँ पर सरकार ने जो डीवैल्यूएशन है रुपये का, वो सिर्फ एक बार नहीं, जुलाई में दूसरी बार भी यहाँ पर गिराया था, ताकि हमारा जो इंडियन एक्सपोर्ट्स है वो एक तरह से कॉम्पिटिटिव हो सके, और अल्टीमेटली इससे हम एक्सपोर्ट जब जितना ज़्यादा करेंगे उतना डॉलर हमारे देश के अंदर आएगा। फिर इसके अलावा यहाँ पर आप देखिए उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला लिया, वो यही था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, कि 47 टन ऑफ गोल्ड ये हम प्लेज करेंगे, आईएमएफ के पास देंगे, जिससे हमें पैसा मिल सके। और इसी की वजह से अल्टीमेटली एक ब्रीथर मिला हमें कि हम उस पैसे का सही इस्तेमाल कर पाएँ। लेकिन यहाँ पर देखिए एक जो सबसे इंपॉर्टेंट पल आता है, क्योंकि 1991 में आपको याद होगा जब कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है, पीवी नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, मनमोहन सिंह जी को फाइनेंस मिनिस्टर बनाया जाता है, और तुरंत बजट पेश करना था, समय भी नहीं था। यहाँ पर 24 जुलाई को 1991 का बजट आया था, और देखिए यहाँ पर वो सिर्फ बजट नहीं था, वो एक फाइनेंशियल प्लान था, भारत का फ्यूचर इकोनॉमी का ब्लूप्रिंट था, एक तरह से आप कह सकते हैं, क्योंकि उसमें लाइसेंस राज को तोड़ा गया था, खत्म किया गया था। लाइसेंस राज एक ऐसा समय था जब कुछ ही लोगों को लाइसेंस मिलता था एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए। यहाँ पर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का जो बजट था, उसने हमारी जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है उसको फ्री छोड़ा है, मतलब जो कहते हैं ना जंजीरों से जकड़ा हुआ था उसको यहाँ पर तोड़ा है, और साथ ही साथ फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अलाउ किया। बहुत सी चीज़ें हैं। इनफैक्ट मैं आपको बताता हूँ 24 जुलाई का जो उनका बजट स्पीच था, उसमें उन्होंने एक्सेप्ट किया था कि जो मैं रिफॉर्म्स लाने जा रहा हूँ ये बहुत डिफिकल्ट है। ऐसा नहीं है कि हमारी जो जर्नी है वो बहुत आसान होने वाली है। उन्होंने कहा था इस बात को कि बहुत डिफिकल्ट होगा, लेकिन उन्होंने ये भी कहा नो पावर ऑन अर्थ कैन स्टॉप एन आइडिया हुज टाइम हैज़ कम। उन्होंने जो एक स्टेटमेंट था विक्टर हुगो का, उसको दोहराया था, और ये बहुत ही फेमस कोट है। और उन्होंने यहाँ पर कहा था सभी को, पार्लियामेंट को, कि भारत एक मेजर इकोनॉमिक पावर जो है वो बनने जा रहा है आगे आने वाले समय में, ये एक्सेप्ट करना होगा। लेट द होल वर्ल्ड हियर इट लाउड एंड क्लियर, इंडिया इज नाउ वाइड अवेक, वी शैल प्रिवेल, वी शैल ओवरकम। बहुत ही बोल्ड स्टेटमेंट था। और यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ कि उन्होंने अपने बजट में कुछ चीज़ें बोली थी और उसका असर क्या हुआ था, एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला चेंज देखिए, एक सबसे इंपॉर्टेंट ये था 1991 के पहले कि यहाँ पर हमारा जो डोमेस्टिक मार्केट है ना, उसी में कंपटीशन नहीं था। मतलब आप फॉरेन के साथ तो कंपटीशन छोड़ ही दीजिए, हमारे डोमेस्टिकली भी अगर आप देखोगे प्रोडक्टिविटी एकदम बेकार हो रखी थी, एफिशिएंसी था नहीं। तो इसको देखते हुए जरूरी ये था कि यहाँ पर लिबरलाइजेशन लाया जाए, हर किसी को मौका दिया जाए। अगर कोई भी पर्सन अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो वो आराम से कर सके। तो लाइसेंस राज को एक तरह से खत्म किया गया। कंपनीज को बोला गया कि आपके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगेगा। पहले सरकार रेस्ट्रिक्ट कर देती कि आप अगर जूता बना रहे हो, यहाँ पर मान लो जूते की फैक्ट्री है, सरकार कहेगी 100 से ज्यादा बना ही नहीं सकते। कैन यू इमेजिन? मतलब ये हालत थी पहले, उसको उन्होंने यहाँ पर तोड़ा था। दूसरा यहाँ पर चेंज किया था, मैं आपको बताता हूँ, वो ये है कि एक तो मान लो भारत के अंदर जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है कुछ भी बना रही है, अब वो हमें दे रही है 1000 रुपए का, तो हमें 1000 रुपए का लेना ही पड़ेगा, भले ही वही सामान 100 रुपए में मिल रहा है फॉरेन में। तो वो अलाउ नहीं किया जाता था, सरकार उसको अलाउ नहीं करती थी इंडियन मार्केट के अंदर। तो सरकार ने कहा कि देखिए हमारी जो इंडस्ट्रीज हैं वो भी फाइट कर सकती हैं, बस मौका मिलना चाहिए। क्योंकि जब तक कंपटीशन नहीं होगा तब तक यहाँ पर हमारे इंडस्ट्रीज एफिशिएंट नहीं होंगे, वो सस्ते में बेचेंगे नहीं। तो अल्टीमेटली सरकार ने ये जो इंपोर्ट वगैरह है गुड्स के, वो यहाँ पर अलाउ कर दिया। और अल्टीमेटली इसी की वजह से
ये नतीजा निकला कि भारत में भी जो इंडस्ट्रीज़ है वो कॉम्पिटिटिव बनी, अपने आप को बनाना पड़ा, क्योंकि अगर भारत से कोई ब्रांड आएगा और भारत के मार्केट में आएगा तो ऑब्वियस सी बात है ना, हमारी इंडस्ट्रीज़ कोई चुपचाप तो बैठेगी नहीं। तो एक तरह से कॉम्पिटिटिव बनना बहुत ज़रूरी था। फिर नेक्स्ट यहाँ पर जो एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो था फॉरेन इन्वेस्टमेंट। भारत 1991 के पहले फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउ ही नहीं करता था, और जब आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं अलाउ करोगे, कैपिटल कहाँ से आएगा, देश की तरक्की कैसे होगी, जीडीपी कैसे बढ़ेगी। आज के डेट में हम बात करते हैं ना, और देखो इतना एफडीआई आ रहा है, देखो इतना एफआईआई आ रहा है, बहुत ज़्यादा फोकस होता है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो वो सरकार ने उस समय अलाउ किया, फॉरेन कंपनीज को अलाउ किया, आप आइए और यहाँ पर सब्सिडीज बनाइए, सेटअप करिए, और आपको 100% सब्सिडी का स्टेक मिलेगा, तो वह भी आप कुछ सेक्टर्स के अंदर ले सकते हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पर जो बड़ा चेंज था वो ये था कि सरकार ने जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, पीएसयूज हैं, कितनी ज़्यादा इनएफिशिएंट हो गई थी। यहाँ पर डिसइन्वेस्टमेंट जो है एक तरह से स्टार्ट होता है कि यहाँ पर जो पीएसयूज को और बेटर हम कर सकते हैं, उसमें से कुछ स्टेक पब्लिक कर दिया जाए, लिस्ट किया जाए, मार्केट में उतारा जाए, तो अल्टीमेटली इससे उसको और एफिशिएंट बनाया जाएगा। और जो पीएसयूज यहाँ पर अच्छा काम नहीं कर रही हैं उसको बेचने का काम स्टार्ट किया जाए। तो ऑल्दो यहाँ पर बताया जाता है कि जो खराब पीएसयूज चल रही थी उस समय, वो कोई बहुत ज़्यादा हेल्पफुल नहीं हुआ, लेकिन अल्टीमेटली जो डिसइन्वेस्टमेंट का प्रोसेस है वो स्टार्ट हुआ, क्योंकि पीएसयूज बहुत ज़्यादा लॉस में जा रही हैं, सरकार पैसा दे रही है, वो लॉस में जाती जा रही है, कोई फायदा नहीं है। अल्टीमेटली कोई भी कंपनी होती है वो प्रॉफिटेबल होनी चाहिए, तो ये बहुत ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो वो चेंज लाया गया। नेक्स्ट यहाँ पर यह है कि देखिए हमारे देश में जो कैपिटल मार्केट है, कैपिटल मार्केट जैसे कि मान लीजिए अगर कोई कंपनी है उसको पैसा रेस करना है, तो आपको पता ही आज के डेट में हर दिन आए दिन आईपीओ आते रहते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, तो ये सब कैपिटल मार्केट के लिए बहुत जरूरी। कैपिटल मार्केट स्ट्रांग होगा तभी ये कंपनीज पैसा रेस कर पाएंगी और इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा हमारे देश में। तो यहाँ पर जो सेबी है उसको और ज़्यादा पावर दी गई, उसके लिए कानून लाया गया। पहले जो सेबी बनाया गया था वो एग्जीक्यूटिव पावर से लाया गया था, लेकिन फाइनली एक कानून पास किया गया 1992 का सेबी एक्ट, वो यहाँ पर लाया गया जिससे उनको और ज़्यादा रेगुलेट किया जा सके और निगरानी रखी जा सके। तो हमारा कैपिटल मार्केट स्ट्रांग हुआ। जो छठा एक बड़ा चेंज था वो ये था कि देखिए हमने आइडेंटिफाई किया कि हमारी पोटेंशियल क्या है। तो सॉफ्टवेयर मार्केट में काफ़ी पोटेंशियल हमें दिखी कि हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो सरकार ने इनकम टैक्स एक्ट के अंदर कुछ छूट दी कि अगर आप सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करते हो तो उसमें आपको टैक्स कंसेशन मिलेगा। तो इससे हमारा जो सॉफ्टवेयर मार्केट है उसमें हमें एज मिल गया, हमारा दाम सस्ता हो गया और हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करने लगे। और आज का नतीजा क्या है कि भारत सबसे बड़ा आईटी के मार्केट में कोई भारत को बीट ही नहीं कर सकता है, राइट। तो ये एक बड़ा चेंज था। और आखिरी में चेंज ये था दैट इज रिगार्डिंग द टैक्सेशन में इनफैक्ट मैं आपको बताता हूँ 1980s में एक ऐसा पॉइंट आ गया था कि अगर आप टैक्स पे करोगे ना तो 97%, कैन यू इमेजिन 97% इतना सारा आपको टैक्सेस पे करना पड़ा। अगर आप सच्चाई से टैक्स पे करोगे तो क्या आपको लगता है कोई पे भी करना चाहेगा? इतना टैक्स नहीं करना चाहेगा। तो अल्टीमेटली जरूरी था कि टैक्स को कम किया जाए। टैक्स कम होगा तो सरकार को ऑटोमेटिकली सही तरीके से टैक्स आने लगेगा। तो यहाँ पर इसकी वजह से हमारा जो टैक्स जीडीपी रेशियो है वो भी इंक्रीज होने लगेगा। तो ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन है। तो ये जो चेंजेस लाए गए ये कहीं ना कहीं भारत का जो फॉर्च्यून है, जो आगे आने वाला समय है, उसको बदल के रख देता है। और सोचिए हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व बचा भी नहीं था, $1 बिलियन से कम का फॉरेक्स रिजर्व था। अगले 2 साल के अंदर अंदर ये $10 बिलियन से ज्यादा का हो गया। और कहीं ना कहीं जो इकोनॉमिक डिजास्टर आ रहा था, हम बैंक्रप्सी की तरफ जा रहे थे, वहां से हम मुड़ गए। तो इसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का एक बहुत बड़ा रोल है, वो मतलब कभी कोई भूल ही नहीं सकता। और मैं आपको बता दूं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर तो रहे, फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे, हम सबको पता है, लेकिन इसके अलावा उनका बड़ा कैरियर रहा है अगर आप देखोगे भारत सरकार में। इनफैक्ट 1971 में पहली बार उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ज्वाइन किया था एज एन इकोनॉमिक एडवाइजर इन द कॉमर्स मिनिस्ट्री। आगे चलकर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर भी बने थे 1972 में। फिर यहाँ पर आप देख सकते हो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में सेक्रेटरी, डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन के, गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, जी हाँ गवर्नर भी रह चुके हैं, उनके हस्ताक्षर हैं नोटों पर। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के भी चेयरमैन रह चुके हैं, एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। तो उनका लंबा कार्यकाल रहा है। यहाँ पर कंक्लूजन यही निकलता है कि मनमोहन सिंह जी की जो लेगेसी है इट इज डिफाइंड नॉट ओनली बाय पॉलिसी अचीवमेंट बट उनकी जो बिलीफ थी ना भारत की डेस्टिनी में, वो उनकी मान्यता को दिखाता है। उनका जो टेन्योर था फाइनेंस मिनिस्टर का, बहुत ही कामली उन्होंने उस चीज़ को रिजॉल्व किया।
और भारत को एक नई दिशा में वो ले गए। तो भारत हमेशा इंडेटेड रहेगा उनकी तरफ, और जो उनका योगदान रहा है, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। बाकी आप क्या सोचते हो उनके बारे में मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, मैं पढ़ना चाहूँगा। और जाने से पहले इकोनॉमी से रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्या आप बता सकते हो मार्केट स्टेबलाइजेशन बॉन्ड्स ये क्या है एग्जैक्टली, आपको बताना है यहाँ पर। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।